हम जब भी कुछ करने चाहते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। तो जब तक यहाँ का काम खत्म करके हम घर ना पहुंच जाएं, तब तक सुकून से सांस लेने की जरूरत नहीं है। विकी अभी ये कह ही रहा था, इतने में दिलीप काका के घर का दरवाजा खुलता है और वो बाहर निकलते हैं। और जैसे ही उन्होंने इन तीनों लड़कों को देखा, उन्हें हैरानी हुई। वो सबको देखते हुए बोले, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? दिलीप काका को अचानक बाहर आता देख इन तीनों की तो जैसे सांसें अटक गई थी। और जुल्मी, जो कि सामने पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसने दिलीप काका को जैसे ही देखा, अपनी सांसें रोक के पत्थर की तरह शांत हो गया। ध्रुव, विकी और छलावा बड़े चौकन्ने होकर चारों तरफ देख रहे थे। इतने में दिलीप काका बाहर आए और दिलीप काका को अचानक बाहर आता देख इन तीनों की तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। और जुल्मी, जो कि सामने पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसने दिलीप काका को जैसे ही देखा, उसके हाथ से डाल छूटते छूटते बची। अचानक से दिलीप काका को बाहर देखकर ये तीनों हड़बड़ा चुके थे और छलावा ने हकलाते हुए पूछा, काका आप यहाँ कैसे? छलावा के इस अजीब सवाल पर दिलीप काका उसे घूरते हुए बोले, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मैं तो यहीं रहूंगा, ये मेरा ही तो घर है। दिलीप काका की ये बात सुनते ही छलावा ने जल्दी से कहा, हाँ आपने ठीक कहा, आप कहाँ जाएंगे? आप तो यहीं रहते हैं, आपको यहीं रहना चाहिए, ये घर आपका है। छलावा अपने ही सुर में बेसर पैर की बात बोलने लगा था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो अब क्या बोले। ध्रुव ने जब देखा छलावा घबराहट में अजीब अजीब सी चीजें बड़बड़ा रहा है, तो उसने छलावा को शांत करते हुए कहा, छलावा क्या हो गया है? शांत हो जाओ, हम समझते हैं तुम्हें दिलीप काका की बहुत चिंता है। ध्रुव की बात पर दिलीप काका की नजर ध्रुव पर पड़ी और उन्होंने ध्रुव से कहा, मेरी चिंता? कैसी चिंता? ध्रुव ने उन्हें समझाते हुए कहा, वो काका, आपके घर के बाहर जब से वो चिन्ह मिला है, तब से छलावा को आपकी बहुत चिंता है। ऊपर से छलावा को लगता है कि उसने अपनी आंखों से उस काले साई को भी देख लिया है, तब से वो और ज्यादा परेशान रहने लगा है। इसीलिए उसी ने हमसे जिद की कि हम चलकर आपके घर के आसपास एक चक्कर लगा आए और देख लें कि यहाँ सब ठीक है कि नहीं है। इसीलिए हम यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ से जाने वाले थे कि इतने में आप आ गए। ध्रुव की इस बात से छलावा हैरानी से बोला, मैंने ऐसा कहा? ध्रुव ने छलावा को आंख दिखाते हुए कहा, छलावा अब तुम शर्माओ मत, गांव में सब तुम्हारे अपने हैं और अपनों की फिक्र करने में छुपाने जैसा क्या है? खुल के बोलो, तुम्हें दिलीप काका की फिक्र है। ध्रुव की बात पर दिलीप काका धीरे से मुस्कुराकर छलावा से बोले, तू बहुत अच्छा बच्चा है छलावा, तुझे सबकी चिंता है और यकीन मान, पूरे गांव वालों को भी तुझसे बहुत प्यार है। लेकिन जब से तू इन लोगों के साथ रहने लगा है ना, तब से ही तू भी लोगों की नजर में गलत बनने लगा है। संगत का असर पड़ता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इन लोगों का साथ छोड़ दे। विक्की ने जब देखा कि दिलीप काका उन लोगों के सामने ही उनकी बेइज्जती किए जा रहे हैं, तो उसने खींचते हुए कहा, हमारी संगति से कोई बुरा नहीं बन रहा है काका जी, और ना ही हम गलत हैं। पता नहीं आप लोगों को हमसे क्या दुश्मनी है, हम चाहे कितना भी अच्छा कर लें, आपको बुरा ही दिखता है। अब आज ही देख लो, आज हम आप ही का हाल चाल देखने आए थे, लेकिन आप हमें ही सुनाए जा रहे हैं। विक्की के इस तरह तुनकने पर ध्रुव ने जल्दी से विक्की को शांत करते हुए कहा, विक्की, ये कैसी बातें कर रहा है तू? काका का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। उसके बाद उसने दिलीप काका से कहा, हमें माफ कीजिएगा काका, हमारी वजह से आपकी नींद खराब हो गई, हम चलते हैं। इतना कहकर ध्रुव ने छलावा और विक्की को आंखों से इशारा किया कि वो आगे चलें और ध्रुव का इशारा समझकर वो दोनों भी वहां से आगे बढ़ने लगे। दिलीप काका ने जब देखा कि तीनों जा रहे हैं तो अपने मन में बोले, ये आजकल के लड़के सच में, इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। इतना कहकर दिलीप काका जैसे ही अपने घर के भीतर जाने लगे, उनके सामने का वो बड़ा पेड़ और उसकी पत्तियां बहुत जोर से हिली और ऐसा लगा जैसे कि पेड़ पर कोई कूद रहा हो। और उस आवाज से दिलीप काका के बढ़ते कदम रुक गए और उन्होंने पीछे पलटकर उस पेड़ को और आसपास के पेड़ों को देखते हुए कहा, कमाल है, हवाएं भी नहीं चल रही हैं तो इस पेड़ की पत्तियां इतनी क्यों हिल रही हैं? इतना कहकर दिलीप काका धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। ध्रुव, जो बार बार पीछे पलटकर देख रहा था कि काका भीतर गए कि नहीं,
उसने जैसे ही देखा दिलीप काका पेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं और पेड़ हिल रहा है, तो उसके छलावा और विकी के भी बढ़ते कदम थम गए और ध्रुव ने अपना सिर पीटते हुए कहा, ये जुल्मी सच में नमूना है। अरे कुछ देर शांति से खड़ा नहीं रह सकता था। और ध्रुव के कुछ कहने से पहले छलावा बहुत ही तेजी से पीछे पलटा और जल्दी से दिलीप काका के सामने खड़ा होकर बोला, क्या हो गया काका, आप परेशान लग रहे हैं और घर क्यों नहीं जा रहे? छलावा को अचानक वापस आया देख दिलीप काका ने उसे घूरते हुए कहा, तुम लोग गए नहीं? उनकी बात पर छलावा ने बड़ी शांति से कहा, हम तो चले ही गए थे, लेकिन अचानक से देखा आप परेशान होकर पीछे आ रहे थे तो बस चला आया। सब ठीक तो है? छलावा के सवाल पर दिलीप काका उस पेड़ को देखते हुए बोले, ये पेड़ पर कुछ अजीब सा हो रहा है, वही देखने आया हूँ कि ये इतनी जोर से हिल क्यों रहा है। दिलीप काका की बात सुनकर छलावा ने जल्दी से पेड़ के पास जाकर ऊपर देखते हुए कहा, हाँ आप रुकिए, मैं देखता हूँ ना। इतना कहकर छलावा थोड़ी देर ऊपर देखता हुआ चारों तरफ घूम घूम कर देखता रहा और फिर बोला, ऊपर तो सब ठीक है काका, हो सकता है कोई बंदर हो, पेड़ पर उछलकर कहीं और चला गया हो। छलावा की बात मानकर दिलीप काका बोले, हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है अब तुम लोग भी जाओ। इतना कहकर दिलीप काका जल्दी से अपने घर चले गए और ध्रुव और उसके दोस्त भी कुछ आगे जाकर एक किनारे होकर खड़े हो गए। जब तक दिलीप काका ने अपने घर का दरवाजा बंद नहीं किया तब तक वो लोग वहीं खड़े रहे, और जैसे ही दिलीप काका के घर का दरवाजा बंद हुआ वो लोग दबे पांव वापस आए और तभी जुल्मी धम से नीचे कूदा और भागता हुआ इन लोगों की तरफ आया। जुल्मी को इस तरह भागते देख ध्रुव ने उसे पकड़ते हुए कहा, अबे आराम से, कहाँ भागा जा रहा है, फिर से कोई आ जाएगा तेरी इस भाग दौड़ में। ध्रुव की बात सुनकर जुल्मी जोर जोर से सांसें लेता हुआ बोला, आप लोगों को इस बात की पड़ी है कि कोई और आ जाएगा? अभी अगर दिलीप काका हमको पेड़ पर देख लेते तो हमारा क्या होता? और अगर हम घबराहट में गिर गए होते तो क्या होता? सोचा है? जुल्मी को इस तरह पैनिक होता देख ध्रुव ने उसे समझाते हुए कहा, गिरा तो नहीं ना, सब ठीक है। अब जल्दी से ये दूसरा वाला कैमरा, वो जो उस तरफ पेड़ दिख रहा है घना वाला, उस पर लगा दे। वो ज्यादा ऊंचा नहीं है, जल्दी हो जाएगा। और बस हो गया। ध्रुव के इतना कहते ही जुल्मी साफ इनकार करता हुआ बोला, अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, आप लोगों को जहाँ जो करना है करिए। इतना कहकर जुल्मी मुंह फुलाकर एक तरफ खड़ा हो गया। जुल्मी को इस तरह इनकार करता देख छलावा ने वो कैमरा ध्रुव के हाथ से ले लिया और बोला, बताओ इसको कैसे रखना है, मैं करता हूँ। ध्रुव ने छलावा को उस कैमरे में लगे छोटे से बटन को दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं करना, बस उस पेड़ पर ले जाकर इसे कहीं ऐसी जगह पर रख देना है जहां से गिरे नहीं और किसी को दिखे नहीं, और ये बटन दबा देना, इतना ही करना है। ध्रुव के समझाने के बाद छलावा जल्दी से बिना देर किए पेड़ की तरफ बढ़ा और बड़ी फुर्ती से वो पेड़ पर चढ़ गया। एक तरफ जहां गांव में ध्रुव अपनी छानबीन की शुरुआत कर चुका था, वहीं दूसरी तरफ बड़े मंदिर में पुजारी जी अपने कमरे में बंद किसी अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। इतनी रात गए भी जब पुजारी जी खाने के लिए बाहर नहीं निकले तो पुजारी जी के शिष्य ने उनका खाना उनके कमरे में ले जाना ही ठीक समझा। और जब उनके शिष्य उनके कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि पुजारी जी बहुत सारी किताबों और पन्नों के बीच घिरे हुए हैं और जल्दी जल्दी सब किताबों को समेट रहे हैं। पुजारी जी के शिष्य ने उनसे पूछा, पुजारी जी, हम देख रहे हैं कि आप लगातार इन किताबों के बीच ही बैठे हैं, बहुत कुछ ध्यान से पढ़ रहे हैं, और आज से पहले आप इतने परेशान और इतने गंभीर कभी नहीं दिखे। सब ठीक तो है ना? क्या आपको हमारी कोई सहायता चाहिए? लेकिन पुजारी जी ने अपने शिष्य की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो सारी किताबों को एक तरफ संभाल कर रखते हुए केवल इतना बोले, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं हवेली जा रहा हूँ। उनकी बात सुनकर उनका शिष्य हैरानी से बोला, हवेली? वो भी इतनी रात को? लेकिन मंदिर और गांव के बीच का रास्ता सुनसान है और आपका अभी जाना। लेकिन पुजारी जी अपना थैला लेकर कमरे से निकलते हुए बोले, हाँ जरूरी है, तुम मेरी राह मत देखना। इतना कहकर पुजारी जी चले गए। रात के वक्त पुजारी जी जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए जा रहे थे। सुनसान रास्तों से अकेले इस तरह जाने में उन्हें डर भी लग रहा था।
लेकिन जो बात उनके मन में घूम रही थी वो उनके डर से कहीं ज्यादा ऊपर थी। पुजारी जी अपने मन में बोले, बस जो उपाय मुझे मिला है वो सही से हो जाए तो फिर गांव में किसी को डरने की जरूरत नहीं लगेगी। हम लोग एक बार फिर से मुक्त जीवन जी पाएंगे। मुझे बस ये बात जल्द से जल्द सुमेर बाबू को बतानी होगी और उनसे विचार विमर्श करना होगा। सब सोचते हुए पुजारी जी गांव में प्रवेश कर चुके थे और अब उनका डर बहुत हद तक कम हो चुका था क्योंकि सुनसान रास्ते खत्म हो चुके थे। पुजारी जी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे कि पंचायत भवन के सामने उन्होंने देखा कुछ लोग आपस में बातें करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। अचानक इतनी रात में इस तरह लोगों को देखना पुजारी जी को वहम सा लगा, लेकिन फिर गौर से देखने पर उन्होंने देखा कि 4 लड़के बड़ी फुर्ती से आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि पुजारी जी कुछ समझ पाते वो चारों उनके सामने आ चुके थे और ये कोई और नहीं बल्कि ध्रुव, छलावा, विक्की और जुल्मी थे। ये चारों आपस में इस तरह बातें करते हुए आ रहे थे कि उन्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि सामने से कोई और भी आ रहा है और पुजारी जी को देखकर उनके होश उड़ चुके थे क्योंकि एक तो पुजारी जी पहले से ही इन्हें नापसंद करते हैं, ऊपर से उन्हें इस तरह रात में घूमता देखेंगे तो पता नहीं और कितने सवाल जवाब करेंगे। पुजारी जी ने चारों को घूरते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम लोग इतनी रात में क्यों भटक रहे हो? पुजारी जी की बात पर ध्रुव ने आत्मविश्वास से कहा, घूम तो आप भी रहे हैं, वो भी इतनी रात में। ध्रुव के इस तरह जवाब देने पर पुजारी जी चिढ़ते हुए बोले, मैं किसी काम से आया हूँ और मैं हवेली जा रहा हूँ, और वैसे भी जवाब तुम लोगों को देना है क्योंकि सब जानते हैं कि हमारे लिए तुम कितने घातक हो। पुजारी जी की इस बात पर ध्रुव एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला, हम दिलीप काका के घर के पास गए थे। ध्रुव की इस बात से पुजारी जी हैरान होकर बोले, क्यों, तुम दिलीप के घर के पास क्या कर रहे थे? उसके जीवन में पहले ही कम परेशानी आई है कि तुम और उसे बढ़ाने गए थे? लेकिन पुजारी जी के इस तरह बोलने से ध्रुव कुछ कहता उससे पहले ही छलावा ने बीच में ही उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं पुजारी जी, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मुझे बहुत चिंता हो रही थी दिलीप काका की, और ध्रुव ने भी तो जिम्मेदारी ली है कि वो कुछ नहीं होने देगा उन्हें। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम एक बार उनके घर के आसपास देख कर आए कि सब ठीक है कि नहीं है। बस इसीलिए हम गए थे और वहीं से लौट रहे हैं। छलावा की बात से पुजारी जी की नाराजगी थोड़ी कम हुई और उन्होंने कहा, और तुम लोगों को ये लगता है कि दिलीप के सर पर जो खतरा मंडरा रहा है वो तुम्हारे इस तरह देखने दिखाने से खत्म हो जाएगा? खैर, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ, तुम लोग भी जाओ और ऐसी कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो कि बैठे बिठाए एक और मुसीबत हो जाए या तुम लोगों पर ही कोई खतरा बनाए, क्योंकि वो जो मुसीबत है वो सिर्फ इन पाली वालों पर नहीं, हर इंसान के लिए है जो भी इस गांव की सीमा में है। इतना कहकर पुजारी जी आगे बढ़ गए और इन लोगों ने भी राहत की सांस लेते हुए एक दूसरे को देखा और ध्रुव ने कहा, आज तो सच में हमारा बैड लक हमारे साथ है। पहले दिलीप काका, अब पुजारी जी। चलो बल्ला टली, अब इससे पहले कि कोई और आए हमें घर पहुंचना होगा। पुजारी जी मन ही मन इन लड़कों की बेवकूफी पर कुढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही देर में पुजारी जी सुमेर की हवेली पहुंच चुके थे। दरबान ने जैसे ही पुजारी जी को इतनी रात में देखा, उसने जल्दी से दरवाजा खोला और पुजारी जी को अंदर आने का रास्ता दिया। पुजारी जी बिना उसकी तरफ या कहीं भी देखे सीधे आगे बढ़ते रहे। हवेली के बाहर बने बड़े से गोल बरामदे में मनवा और महादेव तख्त पर आधी नींद की हालत में बैठे हुए थे और किसी के आने की आहट पाकर वो लोग हड़बड़ा कर उठ गए थे और सामने पुजारी जी को देखकर हैरानी से बोले, पुजारी जी आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ, सब ठीक तो है? लेकिन पुजारी जी ने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देते हुए कहा, सुमेर बाबू कहाँ हैं? मनवा ने हैरानी से पुजारी जी से कहा कि इतनी रात में छोटे मालिक सो ही रहे होंगे। सो रहे हैं। पुजारी जी को लगा जैसे वो जल्दबाजी में कुछ गलत बोल गए, इसलिए उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, मुझे मत समझा और जाकर उन्हें बुला कर ला। मनवा ने महादेव की तरफ देखा क्योंकि इतनी रात में सुमेर की नींद खराब करने की हिम्मत मनवा और महादेव में से कोई नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि बात पुजारी जी की थी और वो भी पुजारी जी इतनी रात में आए थे, इसका मतलब साफ था कि मामला कुछ गंभीर था। इसलिए उन्होंने सिर्फ सहमति में अपना सिर हिलाया और मनवा सुमेर को बुलाने के लिए चला गया। सुमेर गहरी नींद में सोया था जब मनवा ने उसके दरवाजे को खटखटाया
पहले तो सुमेर को लगा कि शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन जब लगातार दरवाजे पर दस्तक होती रही तो वो अलसाए हुए आवाज में बोला, कौन है? बाहर से मनवा ने जवाब दिया, मालिक मैं हूँ, मनवा। इतनी रात में मनवा के आने से सुमेर को हैरानी हुई। उसने सोचा कि कहीं बाबा को तो कुछ। इतना सोचते ही वो जल्दी से उठा और उसने जैसे ही दरवाजा खोला, मनवा ने उसे जल्दी से कहा, मालिक वो पुजारी जी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। पुजारी जी का नाम सुनकर सुमेर ने पीछे पलटकर अपने कमरे में रखी घड़ी की तरफ देखा और बुदबुदाते हुए बोला, पुजारी जी इतनी रात को, सब ठीक तो है? कहीं गांव में किसी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? ये सोचकर सुमेर जल्दी से बाहर निकला। वो जब बाहर आया तो उसने देखा पुजारी जी बेचैनी से इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं और सुमेर पर नजर पड़ते ही पुजारी जी रुक गए। सुमेर ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी जी को प्रणाम किया और बोला, पुजारी जी आप काफी वक्त से मिल नहीं रहे हैं और अभी मिल भी रहे हैं तो इस तरह, क्या बात है, सब ठीक तो है? सुमेर के सवाल पर पुजारी जी ने जल्दी से कहा, इतने समय में मैं जिस चीज में व्यस्त था वो सफल हो गया, मुझे उपाय मिल गया है। सुमेर पुजारी जी की बात को समझ नहीं पाया। उसने ना समझते हुए पूछा, उपाय? कैसा उपाय? पुजारी जी सुमेर की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोले, वशीकरण। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।